जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज़ में एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप बोर्ड पर देखिएगा। हमको क्या बताना है, सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो चीज़ें क्या क्या हो सकती है, वो हम समझते हैं। पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखिए, है ना, हमको यहाँ पर एक फील्ड लेना है, एक क्षेत्र लेना है ना। तो मान लिया थोड़ी देर के लिए अपन ने ये एफ है, ये एक फील्ड है यानी कि क्षेत्र है हिंदी में अगर हम बात करें, और ये हो गया हमारा वेक्टर स्पेस, है ना, जिसको हम वी से शो करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो होता क्या है, जो फील्ड होता है या क्षेत्र होता है उसमें सारे जो एलिमेंट होते हैं वो अदिश होते हैं यानी कि स्केलर होते हैं। तो हम स्केलर को किससे शो करते हैं, मान लो ए है, बी है, सी है, इस तरह के एलिमेंट होते हैं इसमें प्यारे बच्चों। और जो वेक्टर स्पेस होता है ना प्यारे बच्चों, उसमें हम जो एलिमेंट लेते हैं वो सदिश होते हैं यानी कि वेक्टर होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, उसको हम शो करते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, इससे शो करते हैं। तो अभी आपने ये देखा कि क्षेत्र में एलिमेंट कैसे होते हैं और जो आपका वेक्टर होता है उसमें एलिमेंट कैसे होते हैं। तो वेक्टर को हम अल्फ़ा, बीटा, गामा से शो करते हैं, और जो क्षेत्र में एलिमेंट होते हैं यानी कि फील्ड में एलिमेंट होते हैं उसको हम कांस्टेंट यानी कि एबीसी से शो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपको दो वर्ड का मतलब समझना है। हिंदी में हम बोलते हैं रिक्त और अरिक्त। तो अब अच्छी तरीके जानते हैं, रिक्त का मतलब खाली होता है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम रिक्त कहते हैं। और अरिक्त का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट हो, यानी भले कि वो कम से कम एक एलिमेंट हो या दो एलिमेंट हो, तीन एलिमेंट हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे तो हम उसको बोलेंगे अरिक्त सेट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिएगा बोर्ड के ऊपर, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस कैसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले ये बोलेंगे, माना एफ एक क्षेत्र है ना, मन से माना गया है, मतलब इसको स्वेच्छ क्षेत्र बोलेंगे ना। माना एफ एक क्षेत्र है जिसके जो अवयव होंगे या जिसके जो एलिमेंट होंगे उसको हम अदिश कहेंगे। अदिश को हमने कैसे शो करा, ए बी सी से करा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम बोलेंगे वी एक जो है अरिक्त समुच्चय है यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है ना, जिसके अवयवों को हम अल्फा, बीटा, गामा से शो करेंगे। जो भी हमने बोला है ना प्यारे बच्चों, उसी को बस सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। उसके बाद फिर हम ये बोलेंगे कि जो आपका अरिक्त समुच्चय है यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है वी, है ना, ये जो वी देख पा रहा होंगे, ये वी क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि होगा अगर कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। अब आप देखिएगा बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी आपने देखा कि वी किससे कहते हैं, एफ किससे कहते हैं, वी में एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं, एफ में एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। हम समय की बचत करना चाहते हैं, इसलिए हमने लाइन पहले से लिख ली, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। हम इसको एक बार वो देख लेते हैं। जब हमें ये बताना हो कि सदिश समष्टि किसे कहते हैं, तो मान लिया एफ एक स्वेच्छ क्षेत्र है जिसके अवयवों को हम अदिश कहेंगे, तथा वी एक अरिक्त समुच्चय है जिसके अवयवों को हम सदिश कहेंगे, तब वी को ए पर सदिश समष्टि कहते हैं। यदि के बाद हमको कुछ रूल्स बताने पड़ते हैं, उन रूल्स को हम यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। आप बोर्ड पर देखिएगा प्यारे बच्चों। पहला वाला जो रूल होता है हमारा ना, पहला वाला जो रूल होता है वो होता है वी प्लस। क्या बोलेंगे, पहले वाले रूल को बोलेंगे वी प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, है ना, आबेली समूह। क्या बोल सकते हैं, आबेली समूह। पहला वाला रूल होता है हमारा वी प्लस, जिसको हम आबेली समूह भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप देखिएगा आबेली में कितने रूल्स लगते हैं। ये पहला वाला रूल है, हम चाहें तो इसको कैपिटल फर्स्ट से शो कर दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑपरेशन प्लस है, यानी जो भी ऑपरेशन इसमें लगेगा वो प्लस के द्वारा शो होगा, जैसे कि 2 + 3 या a + b ढंग से ना, क्योंकि इसमें ऑपरेशन प्लस है, इंटू नहीं है। इंटू वाला हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। अब आबेली बताने के लिए हमको यहाँ पर कुछ रूल्स हैं वो बताने पड़ते हैं। जैसे कि पहला वाला रूल हम पहले नंबर पे लेते हैं, संवरक नियम, है ना प्यारे बच्चों। पहला नंबर आता है संवरक नियम का, संवरक नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, संवरक नियम। अब संवरक नियम को हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं, क्लोजर लॉ कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, है ना। तो क्लोजर लॉ बोल दें, क्लोजर प्रॉपर्टी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें समझना ये है कि जब ऑपरेशन जो पहला वाला रूल है उसमें 5 रूल आते हैं ना, तो उसको 5 रूल में से पहला वाला जो रूल है उसका संवरक नियम यानी कि क्लोजर लॉ है। तो समझने वाली बात ये है कि क्लोजर रूल में कितने लोग आते हैं, क्लोजर में 2 लोग आते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया, है ना, हमने मान लिया हमने
कि अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट हैं जो वी के अंदर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट है जो वी के अंदर है, और नियम क्या चल रहा है हमारा, जो ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, प्लस चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ज़रा सोच के देखिए, जब ऑपरेशन प्लस है तो अल्फ़ा प्लस जो बीटा आएगा वो भी किसके अंदर मिलेगा, हमें वी के अंदर मिलेगा। जो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा हमारा वो भी किसके अंदर मिलेगा, वी के अंदर मिलेगा। अब आप थोड़ा कामा लगा के ऐसा लिख दीजिए, फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल अल्फ़ा और बीटा किसके अंदर है, वी के अंदर है। भाई इतना सा लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये देखा कि क्लोजर लॉ में दो लोग आते हैं, मान लो कि अल्फ़ा और बीटा वी के अंदर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी वी के अंदर मिलेगा। ये हो गया पहला रूल अपना। अब दूसरा रूल लेते हैं अपन प्यारे बच्चों, है ना, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, जिसको हम इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम। इसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव लॉ ऐसा कह सकते हैं अपन प्यारे बच्चों, है ना। अब समझने वाली बात ये है, जैसे ऑपरेशन प्लस आप देख ही पा रहे हैं, इसमें प्लस ही होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है तो हम इसको बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। भाई इतना सा ये रूल होता है, यानी इसमें ऑर्डर चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता है ना। तो मान लीजिए अब कि दो लोग जो हैं, इसमें भी दो ही लोग आते हैं, है ना, मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा वी के अंदर है ना। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा वी के अंदर मिलेगा, जो कि हमने पहले भी देखा था, है ना, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमें वी के अंदर मिलेगा, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फ़ा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा को हम बीटा प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा इज बिलोंग टू बी, इतना लिखना रहता है। अब जो हमारा अगला रूल आता है वो आता है, हिंदी में अगर हम बोलें तो उसको बोलते हैं सहचार्य नियम। सहचार्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कम्यूटेटिव लॉ में हमने कितना देखा है, दो एलिमेंट थे। अब हम जो एसोसिएटिव लॉ ले रहे हैं यानी कि सहचार्य नियम ले रहे हैं, इसमें तीन लोग आते हैं। तो तीन लोग क्या हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे, अल्फा बीटा गामा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं सहचार्य नियम, है ना बच्चों, सहचार्य नियम, इस नियम का नाम लिख देते हैं पहले, सहचार्य नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ यानी कि रूल। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि पहले वाले में दो एलिमेंट लेते हैं, दूसरे वाले में भी दो ले लेते हैं, लेकिन जो सहचार्य नियम होता है एसोसिएटिव लॉ, उसके लिए हमें कम से कम तीन लोगों को लेना जरूरी है। तो हम मान लेते हैं, मान लिया वो तीन लोग हो गए आपके, हमने मन से मान लिया कि अल्फ़ा बीटा और ये हो गया गामा, इसके अंदर है, वी के अंदर है। तो इसमें से ब्रैकेट का रहता है मैटर, बाकी कुछ नहीं रहता। जैसे कि मान लो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है ना प्यारे बच्चों, वो प्लस गामा, तो कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर है, तो हम जो ब्रैकेट यहाँ पर लगा है, अब हम ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये ब्रैकेट बन हो जाएगा। फिर हम गामा लगा के लिख देंगे फॉर ऑल, जो अल्फ़ा है, बीटा है या गामा है, वो किसके अंदर मिलेंगे, वी के अंदर मिलेंगे, है ना। तो गामा बना दिया अपने, ये हो गया। इस तरह से हमने ये देखा कि वी प्लस जो आवेदी समूह है, इसमें 5 रूल बताने पड़ते हैं। तो 3 रूल तो हमारे हो गए, है ना, संवर्ग नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया, सहचार्य नियम हो गया। अब हम अगले 2 रूल देखते हैं अभी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी आपने 3 रूल पढ़े, संवर्ग नियम, है ना, और क्रम विनिमय नियम और सहचार्य नियम। अब हम जो आवेदी वाला हमारा पहला वाला पॉइंट है, वी प्लस आवेदी समूह है, इसमें हम चौथे नंबर का रूल पढ़ रहे हैं। वो चौथे नंबर का रूल क्या होगा, आप देखिए, उसकी हेडिंग डाल देते हैं हमने, यहाँ चौथे नंबर का रूल डाला। इसका नाम है योज्य तत्समक की उपस्थिति, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन प्लस है, तो प्लस को हम योज्य बोलते हैं या इंग्लिश में एडिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका जो नामकरण होगा वो होगा योज्य, है ना, योज्य तत्समक, तत्समक, है ना प्यारे बच्चों, योज्य तत्समक की उपस्थिति, योज्य तत्समक की उपस्थिति, इसकी हेडिंग ये हो गई। ठीक है, अब आपको अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, इंग्लिश में लिख देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने इंग्लिश में लिख दिया। तो योज्य तत्समक की उपस्थिति या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है, यानी हम ऐसा कौन सा एक एलिमेंट लें जिसमें 0 जोड़ने पर वही आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम मन से मान लेते हैं, मान लिया एक ही एलिमेंट लेना है, तो हमने मान लिया कि अल्फ़ा वी के अंदर मिलेगा ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं हमें अल्फ़ा में ऐसा एलिमेंट जोड़ना है जिसको जोड़ने पर वापस अल्फ़ा है। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि वो जीरो ही हो सकता है,
क्योंकि हम अल्फ़ा में जब जीरो जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस अल्फ़ा मिलेगा, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं फॉर ऑल अल्फ़ा इज बिलोंग्स टू वी। प्यारे बच्चों, योज्य दशमक में आपने क्या देखा कि कोई एलिमेंट लेंगे हम, उसमें अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो वापस वही मिलता है। ये हमारा क्या होता है, योज्य दशमक की उपस्थिति यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो अब हम प्यारे बच्चों जो अगला रूल है 5th नंबर का रूल वो देखते हैं ना। 5th नंबर का रूल ये कहता है प्रतिलोम की उपस्थिति यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर योज्य प्रतिलोम लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा ऑपरेशन प्लस चल रहा है ना। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। तो योज्य प्रतिलोम की उपस्थिति, उपस्थिति। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हमारी हिंदी में हेडिंग हो गई प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ, है ना, इन्वर्स आइडेंटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आइडेंटिटी। तो इसमें ऐसा रहता है कि कोई एलिमेंट हम लेते हैं और उसमें हम ऐसा क्या जोड़ें, कोई एलिमेंट जो भी हम लेंगे अभी एलिमेंट, उसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि वापस हमको जीरो मिल जाए। तो सीधी सी बात ये है प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं यहाँ पर, हमने मान लिया कि अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा दोनों वी के अंदर है। देखिए अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा दोनों वी के अंदर है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को कि अल्फ़ा में जब हम माइनस अल्फ़ा को ऐड करेंगे तभी हमको जीरो मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी आप जो योज्य प्रतिलोम वाला नियम है या रूल है उसमें करते ये हैं कि हमको वापस क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। देखिए आप आइडेंटिटी यानी कि दशमलव को अच्छी तरीके से जानते हैं, योज्य दशमलव हमारा जीरो होता है ना। अल्फ़ा में ऐसा क्या जोड़ें कि वापस अल्फ़ा मिले तो वो जीरो होगा। इसी प्रकार जब हम ये वाला रूल पढ़ते हैं तो हमें अल्फ़ा में ऐसा क्या जोड़ना है कि जीरो मिल जाए, यानी कि तत्समक मिल जाए, या यूँ कह लो कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो अल्फ़ा में माइनस अल्फ़ा जोड़ेंगे तभी हमें जीरो मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर फॉर ऑल अल्फ़ा कामा माइनस अल्फ़ा इज बिलोंग्स टू वी वापस ऐसा लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका एक पैटर्न है। तो अभी हमने देखा जो 1st नंबर का रूल है हमारा वी प्लस आबेली समूह, इसमें कितने रूल आते हैं, 5 रूल आते हैं। वो 5 रूल कौन कौन से हैं, एक तो है संवर्ग नियम, है ना, दूसरा है क्रमनियम नियम, तीसरा है सहचर्य नियम, और चौथा जो है वो है योज्य तत्समक की उपस्थिति, और जो 5वां रूल है वो है आपका योज्य प्रतिलोम की उपस्थिति। तो ये रूल उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। अब हम इसका सेकेंड रूल पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों अभी आपने पहला रूल देखा था जिसको हम आबेली बोल रहे थे, है ना, वी प्लस था जिसको हम आबेली भी बोल रहे थे। उस आबेली में 5 रूल थे। अब हम इसका जो है रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना, उसका फिर रूल नंबर 3 भी आएगा, आप देखिएगा बोर्ड पर। तो जो रूल नंबर आपका सेकेंड है ना, वो ये कहता है वी डॉट, है ना, और उसको हम वी डॉट करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ इनटू होता है। तो आप ये देखेंगे कि इससे पहले वाला जो रूल था उसमें ऑपरेशन यहाँ पर प्लस था, तो हमने सारी चीज़ प्लस की थी, है ना। अब यहाँ इनटू वाला रूल है, तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ इतना सा लिखना है हमको, कुछ खास चीज़ नहीं लिखना है। मान लिया, हमने माना, है ना, कि ए किसके अंदर मिलेगा, एफ के अंदर मिलेगा, क्योंकि ए आपका पता है अदिश है ना। तो अदिश किस में मिलता है, फील्ड में, मतलब एफ में मिलता है। और अल्फ़ा किस में मिलेगा, अल्फ़ा में बी में मिलेगा, यानी कि वेक्टर में मिलेगा। अब रूल ये कहता है, देखिए आप ऑपरेशन को समझिए पहले, यहाँ पर डॉट है तो इस ए का और इस अल्फ़ा का अगर आप इंटू करते हैं ना, रूल को समझना, तो क्या आएगा, ए अल्फ़ा। रूल ये कहता है कि जब इनका इंटू आएगा वो हमको किसके अंदर मिलेगा, बी के अंदर मिलेगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इज बिलोंग्स टू बी। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमेशा की तरह आप जानते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू एफ और अल्फ़ा इज बिलोंग्स टू बी, ऐसा लिखना रहता है। रूल नंबर 2 सिर्फ इतना सा है, कुछ इसमें ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब जो रूल नंबर 3 आता है उसको समझिए प्यारे बच्चों। रूल नंबर 3 को हम ऐसे शो करेंगे, और चाहें तो हम यहाँ पर इसको वितरण नियम भी नाम दे सकते हैं, और नहीं भी देना चाहें तो रूल नंबर 3 लिखकर हमें को सबसे पहले क्या लिखना है, पहला वाला रूल इसमें आता है ऐसा, देखिए ध्यान से। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें ये होता है कि यहाँ ए लिखेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। इसको हम इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे थे, इसको हम वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोल सकते हैं, है ना, कोई हेडिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए जरा, इस ए का जब इंटू यहाँ करते हैं तो ए अल्फ़ा आएगा, और इस ए का इंटू यहाँ करते हैं तो क्या आएगा, ए बीटा आएगा, यानी यहाँ आएगा ए अल्फ़ा प्लस और ए बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें ही ये तीसरे वाले रूल में ही दूसरा वाला जो रूल आता है वो ऐसा आता है हमारा कि अगर मान लो ए प्लस बी हो, है ना प्यारे बच्चों,
और इसमें अल्फ़ा का इंटू करना है। आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कोई विशेष चीज़ नहीं है, इस अल्फ़ा का इंटू यहाँ पर हो रहा है, इस अल्फ़ा का इंटू यहाँ पर हो रहा है, तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए अल्फ़ा और प्लस बी अल्फ़ा। भाई इतनी सी बात है। अब इसमें जो तीसरा रूल आता है प्यारे बच्चों वो ये होता है, वो ये तो और भी आसान है, आप देखिएगा। मान लो ए बी है ना और अल्फ़ा लिखा है, ठीक है प्यारे बच्चों, ब्रैकेट कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है। तीन चीज़ें हैं, ब्रैकेट का यहाँ पर कोई विशेष मतलब नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट, ए बी अल्फ़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो सबसे अंतिम रूल होता है वो ये होता है कि 1 में अल्फ़ा का इंटू करेंगे कितना आएगा, है ना, अल्फ़ा आएगा, ठीक है। और इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये इसमें हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो जो V प्लस है यानी जो आबेली वाला पोर्शन है उसको हमको पूरा बताना पड़ता है, और कई बार हमें सेकंड रूल को भी बताना पड़ता है, और ये ऐसे कैसे लिख दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।